नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है ईमार साहब के YouTube चैनल में। आज हम बात करेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार की कक्षा 10 अध्याय प्रथम का भाग 3 विज्ञान विषय के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार को। देखिए, रासायनिक अभिक्रियाएं क्या हैं ये हम पहले बात कर चुके हैं और इनको कैसे बांटा गया है वो देखते हैं हम। रासायनिक अभिक्रियाओं में पुराने बंध टूटते हैं और नए बंध बनते हैं। जो भी रासायनिक पदार्थ हैं उनमें पहले से बंध बने होते हैं, तो पुराने बंध टूटेंगे और नए बंध बनेंगे, तभी नया यौगिक बनेगा। इस आधार पर रासायनिक अभिक्रियाएं कई प्रकार की हो सकती है। वो कौन कौन से प्रकार हैं देखिए। वो संयोजन या योगात्मक अभिक्रियाएं हो सकती है जिसमें योग हो, संयोग हो। वो वियोजन अभिक्रियाएं हो सकती है। वो विस्थापन अभिक्रियाएं हो सकती है। वो उपचयन, ऑक्सीकरण व अपचयन अभिक्रियाएं हो सकती है। और वह ऊष्माक्षेपी व ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं हो सकती है। हम इस वीडियो में बात करेंगे पहले 3 अभिक्रियाओं के प्रकारों के बारे में, संयोजन, वियोजन और विस्थापन। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहले देखिए संयोजन या योगात्मक अभिक्रियाएं। वे अभिक्रियाएं जिनमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाते। ध्यान रखिएगा, संयोजन या योगात्मक अभिक्रियाओं में अभिकारक एक से अधिक मिलेंगे लेकिन उत्पाद एक ही मिलेगा। हमेशा अभिकारक एक से ज़्यादा और उत्पाद एक हो, इसका मतलब वो अभिक्रिया संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया का उदाहरण है। तो परिभाषा क्या है? वे अभिक्रियाएं जिनमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं। देखिए, आपके सामने 2 अभिकारक हैं, ए और बी। ये उत्पाद बनाएंगे, दोनों का योग होगा। कैसे? ये ए और ये बी दोनों जुड़ गए और यौगिक बनाया, उत्पाद बनाया है ए बी। तो अभिकारक ए और बी 2 हैं और उत्पाद ए बी बना है जो कि 1 है। तो ध्यान रखिएगा, संयोजन अभिक्रियाओं में, योगात्मक अभिक्रियाओं में अभिकारक एक से अधिक होते हैं और उत्पाद सिर्फ एक होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक उदाहरण के द्वारा हम और समझते हैं। यह है CaO जिसके साथ H2O। दोनों अभिकारक हैं, दोनों ने आपस में क्रिया की और बना CaOH2। तो देखिए यहाँ भी अभिकारक 2 हैं और उत्पाद 1 है। CaO इसे कहते हैं बिना बुझा हुआ चूना। H2 आप जानते हैं जल है और CaOH का होल ट्वाइस ये है बुझा हुआ चूना, या CaOH2 ये बुझा हुआ चूना है। CaO कैल्शियम ऑक्साइड इसका नाम है। ये बिना बुझा हुआ चूना कहलाता है। ये आपने देखा होगा घर पर हम सफ़ेदी वगैरह, दीवारों पर सफ़ेदी वगैरह करते हैं तो बाज़ार से ये बिना बुझा हुआ चूना लेकर आते हैं, इसको जल में डालते हैं। जल में डालते ही ये बहुत तेज रासायनिक अभिक्रिया करता है, ऊष्मा निकलती है इस अभिक्रिया में और विलयन गर्म हो जाता है। तो ये हम बाज़ार से कैल्शियम ऑक्साइड या बिना बुझा हुआ चूना लेकर आते हैं, जल में डालते हैं और हमें उससे मिलता क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बुझा हुआ चूना, जिससे फिर हम ब्रश की या अन्य किसी मदद से दीवारों पर लेपन करते हैं और दीवारें सफ़ेद हो जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर बुझे हुए चूने का उपयोग भवन निर्माण और सफ़ेदी में किया जाता है। ये आप जानते हैं कि चूने का उपयोग हम सफ़ेदी में और भवनों के निर्माण में भी इसका उपयोग किया जाता है। आपने ये देखा होगा कि कई बार जब हम सफ़ेदी करते हैं दीवारों पर तो एक दिन के बाद हम देखते हैं तो दीवार पर हाथ लगाते ही हमारे हाथ सफ़ेद हो जाते हैं। इसका मतलब वो सफ़ेदी जो हमने की है वो उतर रही है वापस। लेकिन 5, 7, 10 दिन के बाद हम देखते हैं तो फिर हाथ लगाने पर हाथ सफ़ेद नहीं होते। इसका मतलब अब वो जो आपने सफ़ेदी की है वो पक गई है। होता क्या है इसमें, तो वो समझते हैं। तो देखिए, जब दीवारों पर बुझे हुए चूने की पुताई की जाती है तो दीवारें सफ़ेद हो जाती है, लेकिन दीवार के हाथ लगाने पर हाथ सफ़ेद हो जाते हैं। लेकिन पुताई के कुछ दिन बाद वायुमंडल की कार्बन डाइऑक्साइड इससे क्रिया कर कैल्शियम कार्बोनेट बना देती है, जो कि चिकना व कठोर होता है। फलस्वरूप दीवारें चमकने लगती है। समझ गए होंगे आप। जैसे कि बुझा हुआ चूना हमने दीवारों पर लेप किया, नीचे आप रासायनिक समीकरण देख रहे हैं। अब होगा क्या, उन दीवारों पर वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड है, वो दीवार से टकराएगी और उस सफ़ेदी से, उस बुझे हुए चूने से जो हमने दीवारों पर जिसका लेप किया है उससे क्रिया करेगी और क्रिया करके बनाएगी कैल्शियम कार्बोनेट और जल। जल तो वाष्प बन के उड़ जाएगा और कैल्शियम कार्बोनेट अब दीवार पर रहेगा। जिस दीवार पर हमने बुझे हुए चूने का लेपन किया था
वो वास्तव में अब कैल्शियम कार्बोनेट बन चुका है। कैल्शियम कार्बोनेट बहुत मजबूत, चिकना और स्थायी पदार्थ है, इसलिए अब दीवारें मजबूत हो जाएगी और हाथ लगाने पर भी हाथ सफ़ेद नहीं होंगे। ध्यान रखिएगा, संगमरमर जो मार्बल जिसको आम भाषा में कहा जाता है में भी कैल्शियम कार्बोनेट ही होता है, और अंडे का कवच भी कैल्शियम कार्बोनेट का ही बना होता है। ये ध्यान रखने योग्य बातें हैं। हम यहाँ दो अभिक्रियाओं की और बात करेंगे, कोयले का दहन और जल का निर्माण। ये भी संयोजन अभिक्रियाओं के ही उदाहरण है। कोयले का दहन C+O2, कोयले में कार्बन होता है इसलिए C लिखा गया, और दहन का मतलब ही ऑक्सीजन से क्रिया है। हमने ये पहले वीडियो में भी बात की थी कि किसी भी चीज़ को जब जलाया जाता है इसका मतलब उसकी अभिक्रिया ऑक्सीजन से करवाई जा रही है। तो C+O2 CO2, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। इसीलिए किसी भी चीज़ जिसमें कार्बन है जब उसको जलाया जाता है तो वायुमंडल में हानिकारक कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, जिससे पर्यावरण प्रदूषण होता है। जल का निर्माण, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों आपस में जब मिलते हैं तो जल का निर्माण होता है। यह है संयोजन या योगात्मक अभिक्रियाओं के और उदाहरण। दूसरी हमारी अभिक्रिया है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन का मतलब होता है टूटना। तो वे अभिक्रियाएं जिनमें एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है। ध्यान रखिएगा, ये अभिक्रियाएं संयोजन अभिक्रियाओं के विपरीत है। वहां अभिकारक एक से ज्यादा है, उत्पाद एक है। यहां अभिकारक एक है और उत्पाद दो या दो से ज्यादा है, एकदम विपरीत है। अब किसी भी पदार्थ को, रासायनिक पदार्थ को जब तोड़ा जाएगा तो कैसे तोड़ा जा रहा है उस पर वियोजन अभिक्रिया निर्भर करेगी। ऊष्मा से, विद्युत से या सूर्य के प्रकाश से। जिससे भी ऊर्जा मिल जाए उससे वो पदार्थ टूट जाएगा। तो चलिए देखते हैं। यहां पर मैंने एक परखनली में फेरस सल्फेट लिया है जो कि हरे रंग का होता है। अब मैं इस परखनली को बर्नर की सहायता से गर्म करता हूं। जब इस परखनली को गर्म किया जाता है तो परखनली से गैसें बाहर निकलना शुरू कर देती है। ये कौन कौन सी गैसें बाहर निकलती है? ये है SO2 और SO3। तो जब फेरस सल्फेट के विलयन को परखनली में गर्म किया गया तो SO2 और SO3 दोनों गैसें बाहर निकलती है। इसका मतलब फेरस सल्फेट को गर्म करने पर यह टूट जाता है और इसमें से गैसें बाहर निकल जाती है। तो क्या अभिक्रिया हुई होगी? ये हमारा फेरस सल्फेट, जब इसको ऊष्मा दी गई अर्थात गर्म किया गया तो Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड और SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड दो गैसें बनती है। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं यहाँ पर फेरस सल्फेट अकेला अभिकारक है और उत्पाद हमारे पास तीन हैं, फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो ये आपकी योगात्मक अभिक्रियाओं के विपरीत है। वहाँ अभिकारक एक से ज़्यादा थे, उत्पाद एक था। वियोजन अभिक्रियाओं में अभिकारक एक होगा और उत्पाद एक से ज़्यादा होंगे। यह है वियोजन अभिक्रिया। अब देखिए, ये तो ऊष्मा के द्वारा वियोजन, और भी उदाहरण हो सकते हैं इसके, लेकिन उससे पहले खास बात, जो फेरस सल्फेट मैंने परखनली में लिया है उसका वास्तविक सूत्र है FeSO4.7H2O। इस फेरस सल्फेट में 7 जल के अणु मौजूद होते हैं और इसी कारण ये हरे रंग का होता है और इसे हरा कशिश भी कहा जाता है। विशेष ध्यान देने योग्य बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ हम और उदाहरण से समझते हैं। ये कैल्शियम कार्बोनेट जो अभी अभी हमने पढ़ा था कि दीवारों पर सफ़ेदी की पुताई करने पर कार्बन डाइऑक्साइड जब उससे अभिक्रिया करती है तो दीवारों पर कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। मार्बल और अंडे के कवच में भी कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है। जब कैल्शियम कार्बोनेट को ऊष्मा दी जाती है, गर्म किया जाता है तो ये भी टूट जाता है। ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल जाती है और वापस से हमें बिना बुझा हुआ चूना प्राप्त होता है। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट दो भागों में टूट जाएगा। आगे देखिए, यह है लेड नाइट्रेट। अगला उदाहरण PbNO3 का होल ट्वाइस PbNO3 लेड नाइट्रेट। जब इसको गर्म किया जाता है ऊष्मा देकर तो ये भी लेड ऑक्साइड PbO, NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में टूट जाता है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ये एक भूरे रंग की गैस होती है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भूरे रंग की गैस होती है जो इस विलयन से बाहर निकलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं विद्युत वियोजन के लिए। इसको हम एक चित्र के माध्यम से समझते हैं, एक क्रियाकलाप के माध्यम से समझते हैं।
ये आपके सामने एक प्लास्टिक का बीकर है जिसमें कुछ उपकरण लगे हुए हैं। आइए समझते हैं क्या क्या कैसे लगा हुआ है। तो देखिए ये प्लास्टिक मग है, इसमें जल लिया हुआ है, इसमें एक एनोड लगा हुआ है और एक कैथोड लगा हुआ है। ठीक है, एक एनोड है और एक कैथोड है, और ये है आपका स्विच, और एनोड और कैथोड से दो तार बैटरी से जोड़ दिए गए हैं। अब बात करते हैं एनोड और कैथोड है क्या। एनोड और कैथोड है इलेक्ट्रोड। अब इलेक्ट्रोड क्या होते हैं? चालक की वे छड़ें जो बैटरी के धन और ऋण सिरों से जुड़ी होती है। मैंने बैटरी में एक प्लस होता है, आप जानते हैं सेल में भी एक प्लस होता है, एक माइनस होता है। तो सेल के या बैटरी के प्लस से एक छड़ जुड़ी हुई है और एक माइनस से छड़ जुड़ी हुई है। तो ये जो दो छड़ें जुड़ी हुई हैं इनको इलेक्ट्रोड कहा जाता है। चूंकि प्लस और माइनस दो सिरे अलग अलग हैं, इसलिए इनका नाम भी अलग अलग है, एनोड और कैथोड। तो ये ध्यान रखने वाली बात है। यहां इन एनोड और कैथोड पर परख नलियां लगी हुई है जिसमें भी जल भरा हुआ है। ठीक है, अब देखिए एनोड और कैथोड की बात करते हैं। एनोड बैटरी के प्लस से जुड़ा हुआ है, इसलिए ये एनोड है, और जो बैटरी के माइनस से जुड़ा हुआ है वो कहलाता है कैथोड। इनका नाम इसीलिए है कि जो बैटरी के प्लस से जुड़ेगा वो एनोड होगा और जो बैटरी के माइनस से जुड़ेगा वो कैथोड होगा। तो बैटरी के दो सिरे हैं प्लस और माइनस, जो प्लस से जुड़ा है वो एनोड और माइनस से जुड़ा है वो कैथोड है। ठीक है, तो इस तरह से हमने एक संरचना तैयार की है विद्युत वियोजन को प्रदर्शित करने के लिए। अब देखिए, जब बैटरी का स्विच ऑन किया जाएगा तो जल में है क्या? जल में है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन चूंकि ऋणावेशित है इसलिए वो एनोड पर जाएगी। आप देख रहे हैं ऑक्सीजन एनोड पर आ चुकी है। ठीक है, और यहां से ये बाहर निकलेगी। साथ ही हाइड्रोजन ये है पॉजिटिव धनावेशित, ये कैथोड पर जाएगा। चूंकि विपरीत आवेश की ओर जाते हैं तो ऑक्सीजन ऋणावेशित है इसलिए एनोड पर गई है और हाइड्रोजन धनावेशित है इसलिए कैथोड पर गया है। ठीक है, और यहां से ये धीरे धीरे बाहर निकलना शुरू कर दे। हालांकि परख नली लगी हुई है ऊपर, बाहर नहीं निकल पाएंगे, परख नली में ऊपर जमा हो जाएंगे। इस तरह से ये यहाँ से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैसें निष्कासित होना शुरू हो जाती है जब जल के विलयन में धारा प्रवाहित की जाती है, विद्युत प्रवाहित की जाती है। देखिए जल H2O, H2 प्लस O2, दो ही यौगिक हैं इसमें, एक हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। आगे बात करते हैं सूर्य के प्रकाश के कारण वियोजन। सूर्य के प्रकाश के कारण कैसे वियोजन होता है, यहां हम उदाहरण से समझते हैं। हमने AgCl लिया जिसे सिल्वर क्लोराइड कहा जाता है, और इस पर सूर्य का प्रकाश सनलाइट जब गिरती है तो यह Ag और Cl2 इन दोनों में विभक्त हो जाता है। उसी तरह अगला उदाहरण है AgBr जिसको सिल्वर ब्रोमाइड कहा जाता है। जब इस पर सूर्य का प्रकाश गिरता है तो यह भी Ag और Br2 में टूट जाता है। AgCl सिल्वर क्लोराइड वो Ag और Cl2 में टूटा है, AgBr सिल्वर ब्रोमाइड वो Ag और Br2 में टूटा है। हम जानते हैं कि Ag जो प्रतीक है वो चांदी का है। Ag जो प्रतीक है ये धातु है, चांदी धातु है। ठीक है, तो दूसरी जो अभिक्रिया हम देख रहे हैं AgBr, Ag प्लस Br2, ये जो अभिक्रिया है इस अभिक्रिया का उपयोग श्वेत श्याम फोटोग्राफी में भी किया जाता है। जो पहले ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी होती थी जिसमें नेगेटिव बनाए जाते थे, उसके बाद पॉजिटिव बनाए जाते थे, उस फोटोग्राफी में इस अभिक्रिया का उपयोग किया जाता था। AgBr 2Ag प्लस Br2, और उस चांदी के कारण जो Ag आगे चांदी बनी है इसी के कारण वो नेगेटिव प्राप्त किए जाते थे। तो ये है सूर्य के प्रकाश के कारण वियोजन ऐसे हो सकता है। हमारी तीसरी अभिक्रियाएं हैं विस्थापन अभिक्रियाएं। तो वे अभिक्रियाएं जिनमें एक परमाणु या आयन या समूह है किसी दूसरे परमाणु, आयन या समूह को विस्थापित कर दे। कहने का सीधा सीधा मतलब है कि कोई एक परमाणु है या आयन है या समूह है, वो जाएगा दूसरे को हटाएगा और उसकी जगह खुद बैठ जाएगा। ये कहलाता है विस्थापन। विस्थापन दो तरह के हो सकते हैं, एकल विस्थापन और द्विविस्थापन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एकल विस्थापन की।
वे विस्थापन अभिक्रियाएं जिनमें एक परमाणु आयन या समूह का विस्थापन होता है। एक ही परमाणु हटेगा अपनी जगह से और दूसरा उसकी जगह आ जाएगा। जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मैंने ए एक परमाणु लिया है और बी सी एक अणु है। अब इसकी अभिक्रिया कैसे होगी? देखिए, ये ए बी यहाँ से हट जाएगा और सी के साथ ए जुड़ जाएगा। आप देख रहे हैं सी के साथ पहले बी था, ए ने क्या किया है, बी को हटाया और खुद सी के साथ जुड़ गया। तो बी अपनी जगह से हट गया और ए ने उसकी जगह ले ली। तो यहां हम कहेंगे कि बी को विस्थापित कर दिया गया है। तो एक बी को विस्थापित किया है, इसलिए ये एकल विस्थापन अभिक्रिया है। बी को हटाया गया है अपनी जगह से, तो ये एकल विस्थापन हो जाएगी। आइए आगे देखते हैं। यहां हमने उदाहरण के रूप में लिया है Fe प्लस CuSO4। यहाँ Fe है और CuSO4 है, कॉपर सल्फेट जिसको कहा जाता है। अब होगा क्या, ये Fe क्या करेगा, Cu को अपनी जगह से हटाएगा और इसकी जगह खुद ले लेगा। तो Fe जाएगा Cu के पास, Cu को धक्का देकर बाहर कर देगा और खुद वहां बैठ जाएगा। तो क्या बनेगा, देखिए FeSO4 प्लस Cu। तो जहां SO4 के साथ Cu था पहले, अब Fe चला गया है और Fe ने Cu को हटा दिया, बाहर निकाल दिया और खुद उसकी जगह जाकर बैठ गया। तो Fe होता है आयरन, उसने कॉपर सल्फेट से अभिक्रिया की तो आयरन सल्फेट और कॉपर बन गया। ठीक है, तो ये होती है एकल विस्थापन अभिक्रिया या प्रतिस्थापन अभिक्रिया, जिसमें एक परमाणु विस्थापित या आयन या समूह विस्थापित होता है। अब देखिए खास बात, कॉपर सल्फेट का विलयन होता है नीला विलयन होता है। कॉपर सल्फेट के नीले विलयन में जब आयरन लोहे की छड़, लोहे की कील कुछ भी डाली जाती है तो लोहा कॉपर सल्फेट से अभिक्रिया करता है और आयरन सल्फेट बनाता है। चूंकि कॉपर सल्फेट नीला है तो जब तक विलयन में कॉपर सल्फेट है विलयन नीला दिखेगा, लेकिन जब हमने उसमें लोहे की छड़ डाल दी या कील डाल दी तो अब उस विलयन में कॉपर सल्फेट बचेगा ही नहीं, क्योंकि उस विलयन में कॉपर सल्फेट ने लोहे से अभिक्रिया करके आयरन सल्फेट बना दिया है। तो अब क्या होगा, विलयन का नीला रंग गायब हो जाएगा। तो ये भी सवाल पूछा जाता है, कॉपर सल्फेट के नीले विलयन में आयरन की छड़ डालने पर विलयन का नीला रंग गायब क्यों हो जाता है, या हो जाता है तो क्यों? तो इसका जवाब यही है, कॉपर सल्फेट के विलयन में जब आयरन की छड़ डाली जाती है तो आयरन सल्फेट और कॉपर बनता है। चूंकि कॉपर सल्फेट का विलयन नीला है, अब इस विलयन में कॉपर सल्फेट बचा ही नहीं है, आयरन सल्फेट बन चुका है, इसलिए ये नीला रंग अब नहीं रहेगा, गायब हो जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट। इसमें भी देखिए जिंक सल्फेट और कॉपर बनेगा। जिंक और कॉपर सल्फेट जब लिया जाएगा तो जिंक क्या करेगा, कॉपर को अपनी जगह से हटा देगा और जिंक खुद कॉपर की जगह जाकर बैठ जाएगा। कॉपर कहाँ बैठा था, SO4 के पास, तो अब SO4 के पास आपको उत्पाद में जिंक मिलेगा। तो इस तरीके से एकल विस्थापन अभिक्रियाएं संपन्न होती है, जिसमें एक परमाणु, अणु, आयन या समूह है वो विस्थापित होता है और दूसरा उसको विस्थापित करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास है द्विविस्थापन अभिक्रियाएं। द्वि का मतलब आप वैसे समझ रहे हैं, डबल, दो, जिसमें दो परमाणु अपनी जगह से विस्थापित होंगे वो कहलाएगी द्विविस्थापन अभिक्रियाएं। जैसे कि चलिए, वे विस्थापन अभिक्रियाएं जिनमें दो परमाणुओं, आयनों या समूह का विस्थापन होता है वो द्विविस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती है। उदाहरण से समझते हैं। तो हमने क्या किया है, Na2SO4 प्लस BaCl2, ये दो अभिकारक लिए हैं, Na2SO4 और BaCl2, सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड इनके नाम है। होगा क्या, यहां पर सोडियम जो है वो बेरियम की जगह जाएगा, सोडियम यहां से बेरियम की जगह ले लेगा और बेरियम सोडियम की जगह ले लेगा। तो देखिए सोडियम अपनी जगह से हट गया तो एक विस्थापन, फिर बेरियम अपनी जगह से हट गया, दो विस्थापन। तो सोडियम बेरियम की जगह और बेरियम सोडियम की जगह पहुंच जाएंगे और फलस्वरूप दो विस्थापित हुए परमाणु, तो इसलिए यह द्विविस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती है। तो ये बनेगा बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम सल्फेट, बेरियम क्लोराइड, बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड ये उत्पाद के रूप में मिलते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि दो परमाणु आपस में एक्सचेंज हुए हैं, बदले हैं, या दो परमाणुओं ने अपनी जगह छोड़ी है, विस्थापित हुए हैं, इसलिए ये द्विविस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती है। तो अगर अब कहीं आपको
एक परमाणु अपनी जगह से हटता हुआ नजर आए तो वो एकल विस्थापन है। यहाँ दो हट रहे हैं, सोडियम Ba की जगह Ba सोडियम की जगह Na की जगह जा रहा है, तो ये द्विविस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती है। ये ध्यान रखने वाली बात है। धन्यवाद आपका। हम अगले वीडियो में मिलेंगे जो कि इस अध्याय का अंतिम वीडियो होगा, और उसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको इस अध्याय के नोट्स और होमवर्क और कुछ सवालों के जवाब जो आपके द्वारा पूछे गए आपको मिलेंगे। धन्यवाद।